15 अगस्त 1947 वो दिन जब भारत को 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली। पर जानते हैं, इस जश्न के साथ साथ ना हवा में एक बहुत गहरा दर्द भी था। एक ऐसा दर्द जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जो बंटवारा हुआ जिसने भारत और पाकिस्तान को बनाया, इसमें अंदाजा है कि करीब करीब 10 लाख लोगों की जान चली गई। और बात यहीं खत्म नहीं होती। करीब 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए, अपने ही घरों से उजड़ गए, जिससे इतिहास का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब जो हिंदू और मुसलमान आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ एक साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े, वो अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे फूट डालो और राज करो की उस नीति ने बंटवारे के बीज बोए, फिर कैसे वो एक गहरी राजनीतिक खाई में तब्दील हुई और आखिरकार कैसे नक्शे पर एक खूनी लकीर खींच दी गई। देखिए, ये कहानी ना दुश्मनी से शुरू नहीं होती, बल्कि एकता से होती है। एक ऐसी एकता जिसे अंग्रेज अपने राज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते थे। साल था 1857। हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह छेड़ दिया। ये एक ऐसी जबरदस्त एकता थी, एक ऐसा साझा प्रतिरोध था जिसने भारत में ब्रिटिश राज को लगभग खत्म ही कर दिया था। तो अब इस एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सबसे कुख्यात चाल चली, फूट डालो और राज करो। इसकी शुरुआत हुई 1905 में बंगाल के विभाजन से। जानबूझकर ऐसा किया गया कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय बंट जाएं। इसके ठीक बाद बनी मुस्लिम लीग और फिर 1909 में आया वो सिस्टम जिसने सब कुछ बदल दिया, अलग निर्वाचक मंडल। अब मुसलमान सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। सोचिए, इसने तो राजनीति में धर्म के आधार पर बंटवारे को एक तरह से संस्थागत रूप ही दे दिया। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों को पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, वो सब जानते थे। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने तो खुद एक चिट्ठी में माना था कि वो भारतीय समाज में एक घातक विष बो रहे हैं और कहा कि इसकी फसल बहुत कड़वी होगी, और हुई भी। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब देखते हैं कि ये जो छोटी सी दरार डाली गई थी, वो कैसे एक इतनी गहरी राजनीतिक खाई बन गई जिसे कभी भरा नहीं जा सका और जिसने भारत को हमेशा के लिए बांट दिया। इस पूरी कहानी के बीच में ना एक बहुत ही नाटकीय बदलाव आता है एक शख्स में, मोहम्मद अली जिन्ना। एक वक्त था जब उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता था, और फिर वही जिन्ना एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के सबसे बड़े पैरोकार बन गए। आखिर ये हुआ कैसे? तो हुआ ये कि कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते में एक बड़ा मोड़ आया 1929 में। उन्होंने मुस्लिम राजनीतिक अधिकारों को बचाने के लिए अपने मशहूर 14 पॉइंट्स रखे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें खारिज कर दिया। बस इसी एक बात ने जिन्ना को ये यकीन दिला दिया कि एक साथ एक देश में मुसलमानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। और इसी राजनीतिक बंटवारे से निकली एक ऐसी ताकतवर विचारधारा, एक ऐसा नया विचार जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। ये थी द्विराष्ट्र सिद्धांत की थ्योरी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमान ये दो अलग अलग कौमें हैं। इनकी संस्कृति, इनके धर्म सब कुछ अलग हैं, और इसलिए वो एक देश में साथ नहीं रह सकते। उन्हें अपनी अलग अलग मातृभूमि चाहिए। अब देखिए, ये विचार एकदम से नहीं आया, धीरे धीरे इसने जड़ें जमाई। 1930 में अल्लामा इकबाल ने पहली बार एक अलग मुस्लिम राज्य का ख्याल पेश किया। फिर 1933 में चौधरी रहमत अली ने इसे नाम दिया पाकिस्तान। असली मोड़ आया 1937 में, जब चुनावों में मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई। इससे हिंदू प्रभुत्व का डर और बढ़ गया, और बस 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने साफ साफ पाकिस्तान बनाने की मांग रख दी। तो अब हम आ गए हैं 1940 के दशक में। अब तक सारी राजनीतिक बातचीत, सारे समझौते सब फेल हो चुके थे और जमीन पर हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे थे। हिंसा बढ़ रही थी। साल 1946 अंग्रेजों ने एक आखिरी कोशिश की भारत को एक रखने की। इसे कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। इसमें एक संयुक्त लेकिन संघीय भारत का प्रस्ताव था, पर यह कोशिश भी नाकाम रही, और इसी के साथ एक देश रहने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। इसके नाकाम होते ही जिन्ना ने एक सीधा अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा, या तो हमें एक बटा हुआ भारत मिलेगा या फिर एक तबाह हुआ भारत। और इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान हासिल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही का ऐलान कर दिया। और इस एक ऐलान ने पूरे देश में जैसे आग लगा दी।
डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कलकत्ता में जो भीषण दंगे हुए, वो तो बस शुरुआत थी। हिंसा पूरे देश में फैल गई। खून खराबा इतना ज्यादा बढ़ गया कि नेहरू और पटेल जैसे नेताओं को भी ये मानना पड़ा कि अगर इस तबाही को रोकना है तो बंटवारा एक बहुत दुखद लेकिन शायद अब जरूरी हो चुका है। तो राजनीतिक फैसला तो हो गया, लेकिन इसे लागू करने का जो तरीका था वो बहुत जल्दबाजी भरा, बेहद अराजक और लाखों करोड़ों लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। ये जो नई बॉर्डर बननी थी, जिसे रैडक्लिफ लाइन कहते हैं, उसे खींचने का काम एक ऐसे ब्रिटिश वकील को सौंपा गया जो अपनी जिंदगी में कभी भारत आया ही नहीं था। सोचिए जरा, सिर्फ 5 हफ्ते, पुराने नक्शे और कुछ आंकड़े और लाखों लोगों की किस्मत का फैसला हो गया। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि ये लाइन कहाँ है, ये आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद बताया गया। लाखों लोग एक सुबह उठे और उन्हें पता चला कि वो एक नए देश में हैं, अपने ही घर में एक अजनबी बन गए हैं। और इसकी जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भयानक थी। 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए, 10 लाख लोग मारे गए। वो ट्रेनें जो लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जा रही थीं, वो अक्सर लाशों से भरी हुई पहुंचती थीं। ये आज़ादी की सुबह नहीं थी, ये एक दर्दनाक हकीकत थी। तो ये जो बंटवारे का जख्म है, जो एक विदेशी रणनीति और हमारी अपनी राजनीतिक नाकामियों की वजह से लगा, वो आज तक इतने सालों बाद भी पूरी तरह से भर नहीं पाया है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इतिहास से मिली इन सीखों को याद रखा जाएगा ताकि भविष्य में कभी ऐसी तबाही दोबारा ना हो?